में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। भारत की वार से चीन पस्त दे रहा है स्पेशल ट्रेनिंग। कोरोना खात्मे से पहले स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी। जम्मू कश्मीर का परिसीमन 2011 की जनगणना अनुसार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर दी अहम जानकारी। आरएसएस ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप क्रू को बनाया अकाउंट। फ्रांस ने दिया भारत को झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया अपने फैसले का बचाव। ढाका की जूस फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इजराइल ने इजाद की नई तकनीक। चीन ने कसा टेक कंपनीज पर शिकंजा। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीन अब तिब्बती सैनिकों की भर्ती कर रहा है। चीन अब तिब्बती सैनिकों को ऊंचाई वाले स्थान पर युद्ध करने की खास ट्रेनिंग दे रहा है। भर्ती के दौरान इन तिब्बती सैनिकों को कई तरह की लॉयल्टी टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है। इसके तहत तिब्बती सैनिकों को चीनी भाषा सीखने के लिए कहा जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोच्च मानने के लिए कहा जा रहा है। तिब्बती सैनिकों से ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी के नियमों को सबसे ऊपर माने, फिर चाहे वो दलाई लामा ही क्यों न हो। न्यूज़ एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीनी इंडियन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को नकल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि भारत के इस खास फोर्स में कई तिब्बती सैनिक हैं जिन्हें पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने में महारत हासिल है। देश में कोरोना केसेस में गिरावट के साथ हरियाणा, बिहार और गुजरात में 15 जुलाई के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी हो रही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की बात कही है। इसके मुताबिक 16 जुलाई से छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। वहीं गुजरात में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजों के साथ 12वीं के छात्रों के स्कूल खोलने की तैयारी है। हालांकि इस दौरान छात्रों को सहूलियत रहेगी कि वे वॉलंटियर्स बेसिस पर फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। इस दौरान छात्रों को अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगी। परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर का परिसीमन 2011 को जनगणना के अनुसार होगा। अंतिम ड्राफ्ट अभी सभी मांगों और सिफारिशों को लेने के बाद तैयार किए जाएंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहला संपूर्ण परिसीमन कमीशन 1981 में बना था। इसने 14 साल बाद 1985 में अपनी सिफारिश जमा की थी। यह 1981 की जनगणना पर आधारित है। डॉक्टर VK पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में देश को कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया जा रहा है कि देश में पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोरोना के लगभग 45,000 केस आ रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर VK पॉल ने यह भी बताया है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी। जानकारी दी गई है कि जब देश में कोविड-19 के केस प्रतिदिन 10,000 पर पहुंच जाएंगे और यह आंकड़ा कम से कम 3 हफ्तों तक स्थिर रहेगा, तब ऐसा कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाने वाली है। गौरतलब है कि नए IT नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच द्वंद्व चल रहा है और RSS ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप के नाम से फेमस क्रू पर अपना अकाउंट बना लिया है। कुछ दिनों से ट्विटर और सरकार के बीच भिड़ंत चल रही थी। वहीं संघ और भाजपा के कई नेता भी क्रू पर आ रहे हैं। क्रू का आने के बाद RSS ने अपने संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को कोट करते हुए पेश किया है कि पोस्ट में लिखा है कि भारत ने केवल एक देश नहीं है बल्कि हमारी माँ है। यह वास्तवमयी, मंगलकारी, पूर्ण भूमि, हिंदू भूमि और ये तो वह है जिसका हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। RSS से जुड़े लोगों का कहना है कि अब वे अपनी सूचनाएं क्रू पर हिंदी में शेयर किए करेंगे। ब्रिटेन की कंपनी KN एजेंसीज ने लंबे समय से चल रहे टैक्स विवाद में फ्रांस में 2 करोड़ यूरो से अधिक मूल्य की भारत की सरकारी संपत्ति को जब्त करते हुए अधिकार हासिल कर लिया है। इसी दौरान केओस ने भारत सरकार की उन संपत्तियों की पहचान करनी शुरू कर दी है जिन्हें भारत सरकार के खजाना न देने की सूरत में वो जब्त कर सकें। इसमें एयर इंडिया की मलिकियत वाली संपत्ति शामिल है। अफगानिस्तान से जिस रफ्तार में अमेरिकी सैनिक वापस बुलाए जा रहे हैं उसका बचाव करते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि जिससे जिंदगियां बचाई जा रही हैं। जो बाइडेन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चरमपंथी गुट तालिबान अफगानिस्तान के नए इलाकों को लगातार अपने नियंत्रण में ले रहा है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में तकरीबन 20 सालों तक लड़ी। लेकिन इस साल की शुरुआत जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमेरिका सैनिकों की वापसी के लिए
11 सितंबर 2021 की तारीख तय कर दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक जूस की फैक्ट्री कारखाने में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य झुलस गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस दुर्घटना में बचे कई लोगों ने हादसे के लिए अवैध रूप से बंद कारखाने के मुख्य दरवाजे को दोषी ठहराया। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस हादसे में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल का कैंसर विज्ञान विभाग जल्दी मरीजों को दवा पहुंचाने के लिए रोबोट तैनात करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को यह जानकारी मिली। रोबोट इस कार्य के लिए सुरंग, नियमित गलियारा और लिफ्ट तक का इस्तेमाल करने में निपुण है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक अगले महीने में जब शिबा मेडिकल शेयर के ऑन्कोलॉजी विभाग को कैंसर की दवाई की जरूरत होगी तो इजराइल में निर्मित ये रोबोट इन दवाइयों को सीधे उस नर तक पहुंचाएंगे जिन्होंने इस दवाई की मांग की है। इस तरह समय बचाकर ये रोबोट मरीजों की जान बचाने में मदद करेंगे। चीन की सरकार ने व्यक्तिगत जानकारी के जुटाने और उपयोग के गंभीर उल्लंघन का हवाला देते हुए देश की सबसे बड़ी कैब सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी डीडी ग्लोबल की साइबर सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए हैं। साइबर स्पेस रेगुलेटर का यह निर्देश कंपनी के अमेरिका में आईपीओ लाने के कुछ दिनों बाद दिया गया है। अलीबाबा की सहायक एंड फाइनेंस की पिछले नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ की निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया था। अब डीडी के जांच के दायरे में लाया गया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि डीडी के खिलाफ जांच इस बात का संकेत दे रही है कि चीन अपने शक्तिशाली प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश में है और विदेशों में कंपनीज की लिस्टिंग में खुश नहीं है। भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य निजी विशेषज्ञ डॉक्टर मीना शेममणि को यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर का निर्देशक नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के दौरान स्वास्थ्य एवं मानव सेवा एजेंसी समीक्षा दल के साथ भी काम किया था। शेखमणि ने 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग जो मेडिकेयर कवरेज पर निर्भर हैं की सेवा करने में संस्थान के प्रयासों का नेतृत्व करेगी। सेंटर फॉर मेडिकेयर के उप प्रशासक एवं निर्देशक के रूप में डॉक्टर शेममणि का कार्यालय 6 जुलाई से शुरू होगा। दिल्ली सरकार द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र की पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 10 थर्मल पावर प्लांट्स में फ्यूल गैस डिफर्टिलाइजेशन डिवाइस लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी, क्योंकि डिवाइस के अभाव में पावर प्लांट राष्ट्रीय राजधानी की हवा को प्रदूषित करने में प्रमुख योगदान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा और आर.एस. रेड्डी की बेंच ने शुक्रवार को इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसके बाद दिल्ली सरकार ने याचिका वापस ले ली है। पीएम नरेंद्र मोदी से कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी की एक मुलाकात में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। केटीएस तुलसी यूं तो पीएम मोदी को अपनी दिवंगत मां की ओर से गुरु गोविंद सिंह पर लिखी गई एक पुस्तक भेंट करने के लिए मिले थे, लेकिन इससे राजनीतिक कयासों ने जोर पकड़ लिया है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में केटीएस तुलसी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने केटीएस तुलसी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, नामी वकील केटीएस तुलसी जी की दिवंगत मां बलजीत कौर तुलसी की ओर से लिखित पुस्तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण की पहली कॉपी प्राप्त हुई है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए जल्दी से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 होने से समय पूर्व प्रसव जैसे कुछ खतरे बढ़ सकते हैं, इसलिए उनके लिए टीका लगवाना महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं के लिए तीनों टीकों को उपयुक्त बताया गया है। बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और यह अन्य लोगों की तरह गर्भवती महिलाओं को भी रक्षा कोविड-19 संक्रमण से करता है। प्राइवेसी पॉलिसी पर जारी विवाद के बीच व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगा चुका है। व्हाट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जब तक डेटा संरक्षण विधेयक प्रभाव में नहीं आ जाता तब तक वह उपभोक्ताओं को नई प्राइवेसी पॉलिसीज अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा और इस नीति पर अभी रोक लगा दी गई है। व्हाट्सएप के वकील साल्वे ने कहा है कि इसके बावजूद व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी करेगा। बता दें कि अदालत फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी व्हाट्सएप की अपीलों पर सुनवाई कर रही है, जो व्हाट्सएप की नई निजता नीति के मामले में जांच के भारतीय प्रतिष्ठाओं
उपयोग के लिए आदेश कर रोक लगाने में इंकार करने के एकल पीठ के आदेश में खिलाफ दाखिल की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान सरकार को घेरने की कोई मौका नहीं छोड़ रही है। घरौड़ा हरियाणा में हमारे शुभ 24 संवाददाता गुरदीप रंगा के अनुसार महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर निशाना लगाते हुए कुछ किसानों ने हरियाणा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा 2 घंटे प्रदर्शन किया। लोगों ने अपने वाहन टोल के साथ खड़े किए और झोटा बुग्गी पर LPG सिलेंडर रखकर नारेबाजी की। किसान नेता जगदीप सिंह ने कहा है, तेल की कीमत बढ़ने से किसान का प्रति एकड़ 10,000 रुपये का खर्चा बढ़ गया है। प्रदर्शन के जरिए सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस किसान यूनियन के नेता सतबीर चहल ने बताया है कि बाबा रामदेव पर हमला बोलते हुए कहा है कि 65 रुपये तेल के रेट होने पर रामदेव बाबा 35 रुपये के तेल देने की बात करते थे, लेकिन आज भाजपा ने तेल को 100 रुपये के पार पहुंचा दिया है। यमुनानगर हरियाणा के जगाधरी से आज भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया सहित अन्य भाजपा नेता पहुंच रहे हैं। यमुनानगर हरियाणा से हमारे शुभ 24 संवाददाता सुरेंद्र मेहता के अनुसार इस बात की सूचना जैसे ही किसानों को मिली, भारी संख्या में किसान जगाधरी के विभिन्न इलाकों में इकट्ठा हो गए हैं। विभिन्न वाहनों पर सवार होकर किसानों ने अलग अलग चौराहे पर मोर्चाबंदी करके हर आने जाने वाले भाजपा के वाहन को रोकने का प्रयास किया है और काले झंडे दिखाए हैं। इसके बाद किसान भाजपा की बैठक के स्थल के नजदीक पहुंच गए, जहां पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर मीटिंग हॉल के बाहर पहुंच गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इस दौरान पुलिस के विभिन्न अधिकारी किसानों को समझाते नजर आए, लेकिन किसानों ने किसी की भी एक नहीं सुनी। यमुनानगर के जगाधरी में आयोजित भाजपा के जिला स्तरीय बैठक में किसानों के भारी विरोध के बावजूद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा एवं शिक्षा मंत्री कमल गुर्जर समेत अन्य भाजपा नेता पहुंचे। उन्होंने मीटिंग में भाग लिया। यमुनानगर हरियाणा से हमारे शुभ 24 संवाददाता सुरेंद्र मेहता के अनुसार किसानों ने मीटिंग स्थल पर आने वाले सभी रास्तों में मोर्चाबंदी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सभी नेताएं मीटिंग में पहुंचने में सफल हो गए हैं और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को नौकरियां दी, सभी इलाकों के बिना भेदभाव के विकास के कार्य किए। वहीं किसान नेता हरपाल सिंह का कहना है कि इतने भारी विरोध के कारण प्रधानमंत्री को तीनों कृषि बिल वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा है कि तीनों कानूनों को वापस लिए बिना किसान पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।